आफ्टर द हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है, जो कि इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ द विल्सन्स डिजीज़। ठीक है, विल्सन्स डिजीज़ में आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में। क्यों होती है? क्योंकि कॉपर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और एक्सक्रीशन जो होती है बॉडी से कम हो जाती है। अब क्यों होती है उसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे, लेकिन विल्सन्स डिजीज़ में जो आपने की पॉइंट याद रखना है वो ये होता है कि इसमें कॉपर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में और एक्सक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या था, आयरन डिपोजिशन इन द टिश्यूज़ हो रही थी। यहाँ पे कॉपर हमारे पास क्या होगा, डिपोजिट होगा इनटू द डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब ये विल्सन्स डिजीज़ क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कि जीन की म्यूटेशन होती है। ठीक है, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस में इनहेरिटेड जीन डिसऑर्डर जो थी, उसमें हमने जीन्स देखी थी कि कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पे, जिसमें हमने HFE जीन देखी थी और हमने देखी थी हेप्सिडिन जीन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो जीन इन्वॉल्व होती है वो याद रखनी है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है कि ATP7B जीन होती है। ठीक है, ATP7B जीन की म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर एक्सक्रीशन बाइल में नहीं होता और हमारे पास जो है फेलियर टू इनकॉर्पोरेट द कॉपर इनटू द सिरोलोप्लाज्मिन। ठीक है, इसका हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में कि सिरोलोप्लाज्मिन असल में क्या है। ठीक है, फिर हमें समझ आ जाएगी इसकी। बस आपने आगे देखें कि याद रखना है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है कॉपर की मैनी टिश्यूज़, जिसमें हमारे पास लिवर, ब्रेन, आई। अब लिवर, ब्रेन, आई में जब कॉपर डिपोजिशन होगी तो उसके क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स आएंगे वो हम इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स में देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है आगे वो बता रहे हैं कि असल में नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या था और यहाँ पे ख़राबी क्या आई है। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करने लगे हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी हम कॉपर खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फूड में लेते हैं, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर जो है 40 to 60% क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूडेनम में। ठीक है, वहाँ से ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो जाता है और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ से वो क्या होता है, जब वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है तो ऑब्वियसली वो ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लड में क्या करता है ये कॉपर जो है ना, एल्ब्यूमिन के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ मिल जाता है। ठीक है, और फिर चला जाता है वहाँ से लिवर में। ठीक है, हमने खाया, इंजेस्ट किया, ठीक है, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया, मतलब कि ब्लड में एल्ब्यूमिन पड़ी होगी, उसके साथ कंबाइन करेगा और एल्ब्यूमिन इसको पकड़ के ले जाएगी लिवर में। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे कॉपर जो है वो लिवर में जब निकलेगी, ठीक है, हेपेटोसाइट्स में जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारे पास इंजाइम होता है। ठीक है, इंजाइम्स के साथ मिलती है और एक हमारे पास होता है एपोसिरोलोप्लाज्मिन। ठीक है, इसके साथ कंबाइन करती है। ठीक है, लिवर में आई कॉपर। ठीक है, अब इसने किसके साथ कंबाइन करना है, यहाँ पे आके एपोसिरोलोप्लाज्मिन के साथ। जब ये एपोसिरोलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन करती है तो ये बनाती है सिरोलोप्लाज्मिन। ठीक है, अब ये सिरोलोप्लाज्मिन के साथ जब बाइंड करेगी तो वहाँ से ये सिरोलोप्लाज्मिन के साथ मिलके ब्लड में रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिरोलोप्लाज्मिन कैरीज 90 to 95% ऑफ द प्लाज्मा कॉपर। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि सबसे पहले इंटेस्टाइन में कॉपर गई, एब्जॉर्ब होके वहाँ से कहाँ पे चले गई, ब्लड में एल्ब्यूमिन पे बैठ के लिवर में आ गई, लिवर में आई एपोसिरोलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन करके सिरोलोप्लाज्मिन बना दिया और सिरोलोप्लाज्मिन के साथ मिलके फिर से ब्लड में आ गई। ठीक है, अब जो है ना इसने ऐसे नहीं घूमते रहना सिरोलोप्लाज्मिन के साथ, जब लगेगा ना लिवर को कि अब इसको जो है ना कॉपर्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो ये फिर से जो है ना सिरोलोप्लाज्मिन और कॉपर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये लिवर में जाएगा और लिवर जो है ना इसको तोड़ेगा। ठीक है, और इसके जो छोटे छोटे वो प्रोडक्ट्स होंगे ना उसको बाइल में एक्सक्रीट कर देगा, मतलब कॉपर जो है ना वो बाइल के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। अब हमारी पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ये नॉर्मली हमारे अंदर हो रहा है, कॉपर किस तरह से हमारी बॉडी में काम कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर ATP7B जीन की म्यूटेशन आ जाती है जो कि क्रोमोसोम 13 को इन्वॉल्व करती है, जो कि हमने पीछे हीमोक्रोमेटोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम 6 था। अब आपने यहाँ पे क्रोमोसोम 6 नहीं याद रखना है, यहाँ पे आपने क्रोमोसोम 13 याद रखना है। ठीक है, और जीन कौन सी है, ATP7B जीन। ठीक है, ये वाली जीन जब म्यूटेट हो जाती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक हमारे पास जो है वो होता है ATPase पंप। ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब ये जीन जो होती है इस पंप को इनकोड कर रही होती है। ठीक है,
तो ये जब हमारे पास ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो नॉर्मल हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही थी ATP7B प्रोटीन फंक्शन इम्पेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कॉपर इनटू द बाइल। मतलब वो जो कॉपर हमारे पास बाइल में एक्सक्रीट होने वाली थी, अब वो इस ट्रांसपोर्टर की ख़राबी की वजह से कॉपर बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो सिरोलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइंड रहेगी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कॉपर इनटू सिरोलोप्लाज्मिन विच इज़ नॉट सिक्रीटेड इन इट्स एपो सिरोलोप्लाज्मिन फॉर्म। ठीक है, मतलब वो जो सिरोलोप्लाज्मिन का कॉपर के कॉम्प्लेक्स बना हुआ था उसने लिवर के पास जाना था और लिवर ने उन दोनों को तोड़ फोड़ के बाइल में निकालना था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये जीन की म्यूटेशन हो गई, वो जो ट्रांसपोर्ट पंप था वो ख़राब हो गया, कॉपर का ATPase पंप ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो कॉपर है वो बाइल में रिलीज़ नहीं होगी, वो बाइल में रिलीज़ होने की बजाय क्या होगी कि हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी टिश्यूज़ में। ठीक है, अब उसने क्या करना होता है, ऑब्वियसली इसी तरह जैसे आयरन तबाही में चाह रहा था, इस तरह इसने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू, ठीक है, वो हमारे पास तबाही में जानी है लिवर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसे क्या करना होता है कि रेड सेल्स जो होते हैं ना RBCs, उनकी भी हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देनी होती है। ब्रेन, कॉर्निया, किडनीज़, ठीक है, जॉइंट्स, बोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है, इन सब में इसने रिलीज़ होना मतलब उसमें जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कॉपर टिश्यूज़ के अंदर। अब इसकी मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में ना आपने ये याद रखना है कि ये जो कॉपर वाली डिपोजिशन वाली है ना, अभी तक हमें कौन कौन सी लिवर की डिजीज़ पढ़ी हैं। एक्यूट हमने जो है ना हेपेटाइटिस पढ़ा है, क्रोनिक हेपेटाइटिस पढ़ा है, ठीक है, हमने फैटी लिवर देखा है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने डिजीज़ पढ़ी हैं ना, इनके साथ ये कॉपर वाली जो मॉर्फोलॉजी होती है ना रिजेंबल करती है। जो हमने फैटी चेंज में देखा था ना, स्टीटोसिस, ठीक है, स्टीटो हेपेटाइटिस, वो सारे फाइब्रोसिस, सारे वो उस तरह के पैटर्न रिजेंबल कर रहे होते हैं यहाँ पे। या ऐसे भी हो सकता है कि एक्यूट जो हेपेटाइटिस के हमने साइंस देखे थे उससे रिजेंबल कर रहा हो, या ऐसे हो सकता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ मिमिक कर रहा हो। ठीक है, कि वही हमें उसी तरह जो है वो हेपेटोसाइट बैलूनिंग नज़र आएगी, मैलरी डैंक बॉडीज़ नज़र आएंगी इस तरह की। ठीक है, सिरोसिस में अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो उसके साइंस नज़र आएंगे। ठीक है, और हेपेटोसाइट्स में क्या होगा, कॉपर डिपोजिशन होगी, और यहाँ पे हमें जो स्टेन यूज़ करना होता है वो याद रखना है, रोडामीन स्टेन हमने यूज़ करना होता है। पीछे जो हमने यूज़ किया था वो प्रूशियन ब्लू स्टेन था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रोडामीन स्टेन है। और ऑब्वियसली जब ये बेसल गैंग्लिया के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ब्रेन को इंजरी करवाएगा, जो हम आगे देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में कि क्या ब्रेन में एक्यूमुलेशन की वजह से इसके साइंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आई में जब ये डेवलप होता है ना, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि आई के अंदर जब कॉपर डिपोजिट हो जाती है ना, तो वहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग्स अपीयर होती हैं आई में, उसको हम क्या कहते हैं, केजर फ्लेशर रिंग्स। ठीक है, केजर फ्लेशर रिंग्स कहते हैं उनको। वो वहाँ पे जो लिम्बस होते हैं ना कॉर्निया का, वहाँ पे हमारे पास डिसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है कॉपर की, तो वो ब्राउन कलर की रिंग्स हमें नज़र आती हैं जिनको हम कहते हैं केजर फ्लेजर रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी है, सबके साथ रिजेंबल कर रही है, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरहोसिस, ठीक है, फैटी लिवर डिजीज़, सबके साथ इसकी मॉर्फोलॉजी रिजेंबल कर रही होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें बेसल गैंग्लिया में तो उसमें एक्यूमुलेशन नज़र आती है कॉपर की, और आई में अगर नज़र आती है तो केजर फ्लेजर रिंग्स नज़र आती है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम बात करें तो हमने सारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी बात करनी होती है कि ऑब्वियसली बेसल गैंग्लिया में जब ये एक्यूमुलेट हो जाती है कॉपर, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली ब्रेन के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, डिमेंशिया हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, डिमेंशिया होगा, और आपने याद रखना है इसमें पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को बेसल गैंग्लिया के इन्वॉल्व होने की वजह से। ठीक है, और केजर फ्लेजर रिंग्स की मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास आई में नज़र आती हैं। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली कॉपर है, मेटल है, ठीक है, तो हम क्या देते हैं उसको, चिलेटर देते हैं, कोई भी डी पेंसिलामाइन दे देते हैं या जिंक थेरेपी दे देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर चिलेटिंग हो जाती है उसकी। और अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉपर है ना, तो ये पेशेंट को कैंसर तक लेके जा सकता है, इतना ये लिवर को डैमेज कर सकता है, एक्यूट भी कर सकता है, क्रोनिक डैमेज भी कर सकता है, सिरोसिस भी कर सकता है, और कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अगर लिवर बहुत ज़्यादा कॉपर ने ख़राब कर दिया होता है तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द कॉपर।